हेलो एवरीवन, स्टडी IQ चैनल में आप सबका स्वागत है। आज यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में हम GS3 का एक क्वेश्चन ले रहे हैं सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ। नाउ इसमें हम आज इंडो म्यांमार बॉर्डर में क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या क्रॉस बॉर्डर इंसर्जेंसी हो रही है, इस पे बात करेंगे। ये हमारा सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको हम इंटरनेशनल रिलेशन से नहीं अटैच कर रहे हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली हम सिर्फ ये बात करेंगे कि इंडो म्यांमार के जो ओपन बॉर्डर है उससे इंडिया की सिक्योरिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, सिर्फ इसके बारे में हम बात करेंगे। मेरा नाम संतोष है। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे little_simple_बुद्धा के नाम से सर्च करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही इस क्वेश्चन का PDF भी आप मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। GS3 का सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड देयर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरिया, इसका क्वेश्चन है। 2019 में क्वेश्चन आया था इंडिया म्यांमार बॉर्डर सिक्योरिटी चैलेंजेस पे। क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ इंसर्जेंट इज ओनली वन ऑफ द सेवरल सिक्योरिटी चेंजेस फेसिंग द पॉलिसिंग ऑफ द बॉर्डर इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। स्टेटमेंट को समझो, क्या बोल रहा है कि जो क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट होता है इंसर्जेंट्स का, वो सिर्फ एक इकलौता ऐसा इंसर्जेंसी का चैलेंज नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे सिक्योरिटी चैलेंजेस फेस करे जा रहे हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बॉर्डर पे। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बॉर्डर पे मतलब कि कौन सा हो गया हमारा पोर्शन, चाइना का पोर्शन हमारा और म्यांमार का पोर्शन। हम भूटान के साथ हमारे रिलेशंस काफ़ी स्मूथ हैं, इसलिए हम भूटान को यहाँ पे नहीं डिस्कस करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली हमसे पूछा है कि ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो आपको इंडिया म्यांमार बॉर्डर पे देखने को मिल रहे हैं, उनको एग्जामिन करो और साथ में ये भी डिस्कस करो कि इन चैलेंजेस को कैसे काउंटर करा जाए। ओके, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हमको इसमें क्या बताना होगा, देखो जब इंटरनल सिक्योरिटी के या फिर सिक्योरिटी के या इस तरह के बॉर्डर रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं जिनमें जियो फिजिकल रिलेवेंस रहती है, उसमें हमेशा ये अच्छी बात रहती है अगर आप मैप बना दो तो आप इंडिया और म्यांमार का मैप बना के उसमें दिखा दो कि इंडिया के ये 3 पर्टिकुलर जो नॉर्थ ईस्टर्न हमारे स्टेट्स हैं या म्यांमार के साथ बॉर्डर टच कर रहे हैं, तो आपको भी रेलेवेंस मिल जाएगा और जो एग्जामिनर चेक करने वाला है उनको भी एक रेलेवेंस रहेगा कि हम कौन से एरिया की बात कर रहे हैं, हम कौन से स्टेट्स की बात कर रहे हैं। तो एक तो हमको इसमें मैप बनाना है। मैप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस, राइट। सेकेंड, इस तरह के क्वेश्चंस में क्या है ना कि क्योंकि हमसे देखो पूछा है कि और मतलब एक इंसर्जेंसी तो हो ही है कि जो लोग हैं वो एक जो विद्रोही लोग होते हैं वो एक जगह अपने म्यांमार से इंडिया के बीच में मूवमेंट करते रहते हैं और उपद्रव मचाते हैं। ये एक तो इन्होंने बोल दिया, तो इस पर बात करनी है। इसके अलावा क्या चैलेंजेस हैं, इसके अलावा क्या ऐसी बातें हैं जो इंडो म्यांमार जो बॉर्डर है हमारा वो इतना इसमें बातचीत में रहता है और वहाँ पे इतने चैलेंजेस रहते हैं, तो इसके बारे में बताना। तो ऐसे क्वेश्चंस में जितना पर्सपेक्टिव आप बना सकते हो, जैसे आप एनिमल स्मगलिंग की बात कर लो, आप ह्यूमन की बात कर लो, आप ड्रग्स की बात कर लो कि किस तरीके से ये हमारा जो है इसमें गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट के बीच में फॉल होता है, तो ये जो ड्रग स्मगलिंग के जो वेज होते हैं इनमें से एक होता है। इसके साथ ही नागालैंड में नागा ट्राइब्स जो है उनका एक अलग, वो अपना अलग कंट्री बनाने की मांग करते हैं, तो क्योंकि ये एक ऐसा पूरा माउंटेन, ये अपना ईस्टर्न हिमालय का एक ऐसा पोर्शन आ जाता है जिसके अंदर बॉर्डर जो है वो पूरी अच्छी तरीके से डिमार्केटेड नहीं है। और यहाँ पे इस पूरे एरिया में जो ट्राइबल पीपल हैं वो इंडिया और म्यांमार में काफ़ी सारे सेम ट्राइबल पीपल हैं, तो दे वांट टू स्टे टुगेदर, तो इस वजह से भी काफ़ी चैलेंजेस होते हैं। तो क्या इसमें कंटेंट लिखेंगे उसको एक बार देखते हैं। पहले तो बॉर्डर देखो, ये है म्यांमार और ये जो रेड लाइन दिख रही है आपको, ये है हमारा इंडो म्यांमार का बॉर्डर। इसके अंदर 4 स्टेट्स हैं हमारे जिनके साथ ये बॉर्डर मिलता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। सबसे ज़्यादा अगर कहीं पे चैलेंज होते हैं तो वो नागालैंड बॉर्डर पे होता है। अरुणाचल वाला म्यांमार के साथ एरिया कंपैरेटिवली थोड़ा पीसफुल रहता है, या फिर मणिपुर एंड मिजोरम का एरिया है। सो ये एरिया है टोटल 1643 किलोमीटर का इंडो म्यांमार बॉर्डर स्ट्रेच है हमारा। तो ऐसा एक मैप बना के बस इतना बता देना, देखो ये स्टेट की बाउंड्री बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस नाम लिख देना अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम।
इन नाम के साथ आपका चल जाएगा, लेकिन मैप बनाने से पूरा एक अच्छा इम्पैक्ट जाता है। ये हमारा जो इंडो और म्यांमार है वहाँ पे इस तरीके से बॉर्डर रोड्स कनेक्टेड है, हमारी बीआरओ ने वहाँ पे रोड्स बनाई हुई है। तो आई जस्ट पुट अ पिक्चर टू शो यू। और इसके साथ ही 2 हाईवे, 2 हमारे प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं। एक तो हमारा इंडो म्यांमार थाईलैंड हाईवे चल रहा है और दूसरा हमारा कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट भी चल रहा है। तो ये प्रोजेक्ट्स भी हैं, इनके भी अगर क्वेश्चन में आता है तो यू कैन पुट द मेप्स ऑल्सो। तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इंडिया का जो है वो काफ़ी इमेंस जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस रखता है हमारे टेरेन में, क्योंकि इसका काफ़ी स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। इसका जो डेमोग्राफिक डायनेमिक्स है वो रेस्ट ऑफ द इंडिया से काफ़ी डिफरेंट है। इसका लोकेशनल चैलेंजेस अलग हैं और यहाँ पे गवर्न करना इटसेल्फ में थोड़ा चैलेंजिंग है। ऐसे में जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है ये इंडिया का 8% ऑफ द लैंड मास कॉन्स्टिट्यूट करता है और यहाँ पे सिर्फ इस 8% ऑफ लैंड मास में, इस 8% ऑफ इंडिया की ज़मीन पे सिर्फ ऑलमोस्ट 3 या 3.1% तक की टोटल पॉपुलेशन रहती है। इंडिपेंडेंस से पहले, इंडिपेंडेंस के बाद में इस एरिया का जो रीज़न है यहाँ पे काफ़ी टसलबाजी थी, यहाँ पे ट्राइबल फ्यूड्स हुए थे, यहाँ पे काफ़ी अंडर डेवलपमेंट भी है। मतलब आप जाओगे तो भी आपको वहाँ पे इंटरनेट नहीं मिलेगा, आपको बहुत जगह पे रोड्स नहीं मिलेंगी, आपको बहुत जगह से कनेक्टिविटी, ड्रिंकिंग वाटर का, इन सब के काफ़ी चैलेंजेस रहेंगे। तो दिस इज़ जस्ट वन थिंग। और नागा, मिजो, मेती, आसामीज़, ये कुछ ऐसे इंसर्जेंट्स हैं जो म्यांमार से होते हुए हमारे इंडिया के अंदर आ जाते हैं। और स्पेशली जो 2 एरियाज़ हैं जैसे कि हमारे चिन स्टेट और हमारे सगाइंग रीजन, ये 2 ऐसे रीजन हैं जहाँ पे ये नागा, मिजो, मेती या असमीज़ ऐसे इंसर्जेंट्स ग्रुप है जो म्यांमार से आते हैं। ये चिन एंड सगाइंग स्टेट्स रीजन्स के अंदर आते हैं, रुकते हैं, फिर से रिकूप करते हैं, खुद को ट्रेन करते हैं, प्लान करते हैं और फिर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पे अटैक करते हैं। तो ये काफ़ी एक थोड़ा डेंजरस सा सिचुएशन है। और जो हमारी इंटरनल डायनामिक है इस रीजन की, वहाँ पे यहाँ पे देखो ज़्यादातर आपको ट्राइबल पीपल मिलेंगे और ट्राइबल पीपल जो हैं दे हैव द लॉयल्टी टुवर्ड्स देयर क्लेन। यहाँ पे मतलब एक पूरी ट्राइबल एक साथ हो जाती है, इवन दो दैट इज़ इन द डिफरेंट कंट्री, पर वो अपने ट्राइबल कल्चर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। इसके साथ ही इंटर ट्राइबल क्लैशेस भी होते रहते हैं, उसके साथ इंसर्जेंसी हो गया या ट्रांस बॉर्डर एथनिक जो टाइज़ है हमारी, ये कुछ ऐसी सिक्योरिटीज़ हैं जो बॉर्डर एरिया को इफ़ेक्ट कर रही हैं। और दूसरा क्या है कि ये पूरा का पूरा हमारा माउंटेनियस एरिया है, तो यहाँ पे ऐसे कोई फिजिकल बैरियर नहीं है, माउंटेन एरिया है, तो यहाँ पे कोई बॉर्डर फेंस नहीं बनाई गई है, कोई बॉर्डर आउटपोस्ट नहीं बनाए गए हैं पूरे बॉर्डर पे। जैसे आप पाकिस्तान के साथ बॉर्डर को देखोगे तो पूरे बॉर्डर पे हमने फेंसिंग करके रखी है, एक्सेप्ट जो एक्सट्रीम हिमालयाज़ के अंदर है। तो उस फेंसिंग की वजह से क्या होता है, क्लियर डिमार्केशन हो जाता है और वहाँ पे हम लोग अपनी चेक पोस्ट भी लगाते हैं, स्ट्रक विजिलेंस भी रखते हैं कि कोई पास ना हो। लेकिन वहाँ पे इस तरह का नहीं है, तो वहाँ पे जो काफ़ी पुअरली गार्डेड बॉर्डर है ये, और इंटरनल ये इंडियन सिक्योरिटी के, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की जो चेक पोस्ट है वो काफ़ी दूर दूर हैं और एकदम अंदर के एरिया पे नहीं है, जहाँ पे ट्राइबल पीपल बहुत इजीली पहुँच जाते हैं क्योंकि उनको पहाड़ों के अंदर के रास्ते पता है। तो ये थोड़ा सा हमारा वीक पुअरली गार्डेड बॉर्डर में आता है। इसके साथ ही जो नागाज, कुकीज़, चिन्स हैं, ये बॉर्डर के दोनों तरफ रहते हैं। तो ये ऐसी ट्राइब्स हैं जिनमें एथनिक टाइज बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये अगर इंडिया से निकल के म्यांमार से निकल के इंडिया में अपना सेफ हेवन फाइंड कर लेते हैं, तो ऐसे लोगों को पकड़ पाना कभी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसके साथ ही ड्रग स्मगलिंग की प्रॉब्लम हो रही है, कैटल स्मगलिंग की। लोग कैटल को, दिस इज़ वेरी हार्ड टू से, लेकिन कभी कभी वो कैटल्स का ऑपरेशन करके उनके अंदर ड्रग्स डाल देते हैं, उनके अंदर कुछ और मटीरियल डाल के फिर उनको स्मगलिंग करते हैं। खुद कैटल्स की होती है, देन ह्यूमन्स ऑल्सो। बहुत सारे जो आर्टिफैक्ट्स हैं उनके, फेक करेंसी नोट के, इन सब की काफ़ी सारी स्मगलिंग प्रॉब्लम है क्योंकि ये हमारा काफ़ी पोरस बॉर्डर है यहाँ पे। और यहाँ पे ये काफ़ी मतलब देखो, ये जनरली ये हमारी जियोलॉजिकल लोकेशन की वजह से ज़्यादातर ये सारी सिचुएशंस आती हैं जो हमारी इकोनॉमी, सोशल एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे काफ़ी टोल लेती हैं। तो इस बॉर्डर के अंदर अगर आप स्मगलिंग रूट देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये बॉर्डर में स्पेशली नागालैंड, हमारा मणिपुर और मिजोरम, इन तीनों एरियाज़ में ये सबसे ज़्यादा चैलेंजेस रहते हैं। अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर वाला एरिया कंपैरेटिवली थोड़ा स्मूथ रहता है। तो अभी 1 बाय 1 बात करते हैं। तो 1 बाय 1 के अंदर देखो, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम जो है, इनमें ये ईस्टर्न हिमालय की पटकाई बम, नागा हिल्स और मिजो हिल्स,
ये तीनों हिल्स आती हैं। फिर इसमें क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का सबसे पहला इशू है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के अंदर बहुत सारे इंसर्जेंट ग्रुप जो हैं, इन्होंने इस बॉर्डर एरिया को अपना सेफ हेवन बना के रखा है। तो ये इंसर्जेंट ग्रुप जो है काफ़ी ऑफेंसिव एक्शन लेते हैं इंडिया में, और उस पूरे एरिया के अंदर एक सेपरेटिस्ट टेंडेंसी लेके आते हैं, काफ़ी इनस्टेबिलिटी ब्रिंग करते हैं और फिर भाग के म्यांमार में छुप जाते हैं। तो काफ़ी सारे जो हमारे फ्री मूवमेंट के अंदर लूप होल्स हैं कि 16 किलोमीटर तक आप फ्रीली जा सकते हो बिना वीज़ा के, और बहुत सारा एरिया हमारा क्योंकि स्ट्रिक्ट बॉर्डर लाइंस फेंसिंग्स नहीं करी हुई है, तो इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं। देन कनेक्टिविटी का चैलेंज है, कनेक्टिविटी अभी है नहीं, तो हमने एक तो इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे जिसका मैंने आपको पिक्चर दिखाया था, और कालादान मल्टी मॉडल, ये 2 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी तक रेडी होके स्टार्ट हो जाने चाहिए थे, लेकिन फिर भी इनका ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंटेशन जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ है। देन द फ्री मूवमेंट रजीम ऑल्सो, अच्छा यहाँ पे क्योंकि इंडो और म्यांमार यहाँ पे दोनों जगह पे सेम तरह की ट्राइबल्स रहती हैं, तो कुछ फैमिलीज़ जो हैं वो भी डिवाइड हो गई हैं 2 कंट्रीज़ में। तो यहाँ पे उनको ईजी मूवमेंट देने के लिए कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए बॉर्डर के 16 किलोमीटर तक के एरिया में बिना किसी वीज़ा रिस्ट्रिक्शन के आप ले जा सकते हो, मार्केट में आप परचेज़ कर सकते हो, आप हेवी लोड भी लेके जा सकते हो। तो यही वो एक लूप होल है जिसको इंसर्जेंट्स यूज़ करते हैं आर्म्स की ट्रैफिकिंग के लिए, ड्रग्स की ट्रैफिकिंग के लिए, म्यांमार में सेफ हेवन फाइंड करने के लिए। इसके साथ ही बाउंड्री एग्रीमेंट 1967 हुआ था, उसके अंदर दोनों कंट्रीज़ के बांट दिए गए थे, बॉर्डर डिलिनेटेड हो गए थे कि ये आपका बॉर्डर है, ये हमारा बॉर्डर है, लेकिन उसका क्रिस्टलाइजेशन नहीं हुआ। उसको एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन जो बॉर्डर होता है कि आप वहाँ पे जाके फेंसिंग करो, डिमार्केशन करो, वो वाली बात नहीं हो पाई थी। देन ट्राइबल लिंकेज भी है, ये जो बॉर्डर एरिया है हमारा, ये काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड है ट्राइबल के साथ, और ट्राइबल कम्युनिटी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोशो कल्चरल लिंकेज होता है। तो उनको ये जो कंट्री की दे डोंट एक्सेप्ट दीज कंट्री लाइन्स कि ये इंडिया है या म्यांमार ही क्या, दे मोस्टली गो विद देयर ओन कल्चरल टाइज कि हमारी ट्राइबल कम्युनिटी कहाँ तक फैली हुई है, वो हमारा एरिया है, वो चाहे इंडिया में भी हो सकता है, चाहे म्यांमार में भी हो सकता है। देन सिक्योरिटी फोर्सेस का भी है कि असम राइफल्स जो हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने दे के रखी है इंडो म्यांमार बॉर्डर की, लेकिन यहाँ पे मोस्ट ऑफ द बटालियन जो है वो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में ही रहते हैं। इसकी वजह से जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस हैं उनमें मैन पावर कम हो जाता है। इसके साथ ही जो बॉर्डर चेक पॉइंट्स हैं इनमें इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है, बहुत कम चेक पोस्ट बने हुए हैं, बहुत दूर दूर लोकेशंस पे बने हुए हैं। जैसे कि अब हमारा मोरे जोखा वाटर पॉइंट है जिसको हमने इंटीग्रेटेड चेक पॉइंट करा था कि इंडो और म्यांमार का इंटीग्रेटेड रहेगा, लेकिन उसका कोई मटेरियलाइजेशन ग्राउंड पे हुआ नहीं। इसके अलावा टेरेन काफ़ी डिफ़िकल्ट है, जैसे मैंने आपको बताया कि ईस्टर्न हिमालयाज़ हैं, काफ़ी इनएक्सेसिबल हैं, वहाँ पे कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटी का भी चैलेंज रहता है। मोबाइल फ़ोन इतना यूज़ नहीं कर सकते, यू हैव टू यूज़ द सैटेलाइट फ़ोन्स, तो ये भी एक चैलेंज है। और दूसरा कनेक्टिविटी, रोड्स नहीं बनी हुई है, तो आपको पहाड़ों को क्रॉस करके जाना पड़ता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी काफ़ी टाइम लगता है। फिर ट्रैफिकिंग के अंदर, क्योंकि ये गोल्डन ट्रायंगल के पास में है जो हमारा साउथ ईस्ट एशियन कंट्री का आता है, तो यहाँ पे ये ना सिर्फ ड्रग का बल्कि वुमेन एंड स्मॉल चिल्ड्रन की स्मगलिंग बहुत तेज़ होती है। मतलब आप कभी किसी रिपोर्ट को पढ़ना, जस्ट गो इन द गूगल एंड सर्च, यहाँ से बहुत सारे लोगों को लाया जाता है लेबर के लिए, उनको ज़बरदस्ती ट्रैफिक करा जाता है, उनको बॉन्डेड लेबर की तरह रखा जाता है। फिर रोहिंग्या का इश्यूज़ भी है। रोहिंग्याज़ का जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है रोहिंग्या कम्युनिटी, उनका दूसरी ट्राइबल कम्युनिटी के साथ काफ़ी सोशो कल्चरल एंड इकोनॉमिकल कन्फ्रंटेशन भी हो रहा है, और क्योंकि इनसे वहाँ के जो लोकल रिसोर्सेज हैं वहाँ पे काफ़ी बर्डन पड़ रहा है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं, अगर इतने लिख दोगे तो सफिशिएंट है। आई होप इनमें से आपको 4-5 याद रह ही जाएंगे। सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है कि इसको काउंटर कैसे करें। अब हम क्या करें? सबसे पहला, 2 नेशन का अगर आपको बॉर्डर आपको कंट्रोल करना है तो दोनों नेशंस को इक्वली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इंडिया और म्यांमार दोनों को कोऑपरेट करना पड़ेगा ताकि उनके जो बॉर्डर्स हैं वो म्यूचुअली सिक्योर हो सकें। तो इसमें ऐसा नहीं है कि म्यांमार में
हमारा अगर इंडो म्यांमार बॉर्डर हमारा बहुत सॉलिड नहीं है, पोरस है, तो सिर्फ इंडिया को प्रॉब्लम हो रही है, म्यांमार को भी उतनी ही दिक्कत हो रही होगी, तो दोनों कंट्रीज़ को एक साथ आना पड़ेगा। एंड देन ऑल्सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडिया अपनी जो सिक्योरिटी, हम लोग देखो म्यांमार पे डिपेंड नहीं रह सकते कम्प्लीटली, हमको अपनी सिक्योरिटी बना के रखनी होगी। तो हमारी जो सिक्योरिटी फोर्स है वहाँ पे उसको स्ट्रेंथन करना होगा, चाहे हमें वहाँ पे मेन पावर बढ़ाना पड़े, चाहे हमें वहाँ पे चेक पोस्ट बनाने पड़े, चाहे हमें उसकी फेंसिंग करनी पड़े। और इसके साथ ही जो इंडियन इंसर्जेंट ग्रुप है म्यांमार आर्मी का, तो उसका पूरा क्रैकडाउन करा था। तो सिमिलरली बाकी जो इंसर्जेंसी ग्रुप्स हैं उनको भी हमको ब्रेक करना पड़ेगा। तो आप इसका एक नाम याद रख सकते हो, तत्मादव, ये हमारे म्यांमार आर्मी का एक इंसर्जेंट ग्रुप था। सो इसी टाइप पे जो नाउ क्योंकि ट्राइबल पीपल हैं जो थोड़े से आइसोलेटेड रहते हैं, ओके, एज आई सेड कि वो दे डोंट बिलीव इन द नेशन बॉर्डर्स, तो उनको थोड़ा एक्टिव पार्टिसिपेशन में लेके आना, वहाँ के लोगों को, गवर्नमेंट एंड द सिक्योरिटी फोर्सेस, उनको सेंसिटाइज करना ट्राइबल कम्युनिटी के लिए, और ट्राइबल कम्युनिटी को इस चीज़ के लिए अवेयर करना, जो नेशन बिल्डिंग प्रोजेक्ट है उसमें थोड़ा पार्टिसिपेटिव लेके आना, बॉर्डर कम्युनिटी डेवलप करना। इसके साथ ही जो फ्री मूवमेंट रजीम है, जो 16 किलोमीटर का हमने फ्री पैसेज दे के रखा है, उसको थोड़ा सा रिवाइज़ करना, उसमें थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड ट्रैवल रख सकते हैं, कि अभी तो वो बिल्कुल ही अनरिस्ट्रिक्टेड है, तो उसमें थोड़ा चेक पोस्ट रख सकते हैं, हम थोड़ा रिस्ट्रिक्टिव रख सकते हैं। इसके साथ ही इंडिया को अपनी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, चाहे वो असम राइफल्स हों, चाहे आप बीएसएफ को भेजो, उनको मैन पावर और इक्विपमेंट के साथ गार्ड करना पड़ेगा, तभी बॉर्डर अच्छी तरीके से सिक्योर हो पाएगा। तो इसमें से कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम नाम का, आपको अगर पता हो, काफ़ी टाइम पहले ये न्यूज़ में आया था, जिसमें 5 तरह के वेपन्स लगाए गए थे। इट इज़ अ वेरी रोबस्ट एंड इंटीग्रेटेड सिस्टम। तो जितना भी बॉर्डर सिक्योरिटी में अभी तक चैलेंजेस था, तो उन सबको इसके जितने भी लूप होल थे, इन सबको इन्होंने कवर कर लिया था। तो इसमें ह्यूमन रिसोर्सेज थे, वेपन्स थी, हाईटेक सर्विलेंस इक्विपमेंट्स थे, ये सारे डिप्लॉय करे गए थे, चाहे ड्रोन हो, चाहे लेज़र हो, इस तरह का सारा इक्विपमेंट बना के एक कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट बनाया गया था। तो ये है हमारा, क्योंकि म्यांमार इज़ एक्चुअली हमारी इंडिया की जो एक्टिस्ट पॉलिसी है, और ये हमारा बिल्कुल बॉर्डर टच नेबर है, और हमारे जितने भी नॉर्थ ईस्ट के 4 मेजर स्टेट हमारे म्यांमार के साथ बॉर्डर में टच होते हैं, तो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्री बनती है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जितना बांग्लादेश के साथ या चाइना के साथ ये बॉर्डर मैनेजमेंट में इंगेज होते हैं, उतना ही हमको म्यांमार के साथ भी बॉर्डर मैनेजमेंट में इंगेज होना पड़ेगा। इट इज़ नॉट जस्ट फॉर द सेफ्टी ऑफ द कंट्री, बट ऑल्सो फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। हमारे सोशो इकोनॉमिक इशूज़ के लिए, इन सब के लिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ आ गया होगा। आई मीन इस क्वेश्चन में इतना तो क्लियर हो ही गया होगा आपको कि इंडो म्यांमार बॉर्डर में क्या चैलेंजेस हैं, कैसे उनको सोल्व कर सकते हैं, क्या क्या अपना हमारा सिक्योरिटी इश्यूज आ रहे हैं, एटलीस्ट इतना तो क्लियर हो ही गया होगा आपका। सो अगर इनमें से आपको 10 में से 5 भी पॉइंट याद रह जाएं, और 5 अगर दूसरी बार कभी देखोगे तब याद रह जाएं, तब भी बहुत अच्छा है। नहीं तो एटलीस्ट इसका जो वीडियो का PDF है, क्वेश्चन का PDF, वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना, वहाँ से भी आपको कंटेंट का रिवीजन हो जाएगा। साथ ही में डू राइट दी आंसर्स, आप अपने आंसर्स doubts.studyiq@gmail.com पे भेज सकते हो। एंड दिस इज इट इन दिस क्वेश्चन। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट। टिल देन बी हैप्पी। जय हिंद।